हाय एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक करेंगे यूरोपियन यूनियन। पीछे हमने जैसे एंड ऑफ बाइपोलरिटी देखा था, जिसमें हमने देखा था दो पोल्स में से एक पोल जो यूएसएसआर है वो टूट जाता है और पूरी दुनिया जो है यूनिपोलर हो जाती है। हम एक बार सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि पावर के दो पोल्स थे, फर्स्ट इज द यूएसए एंड सेकंड इज द यूएसएसआर। दोनों के बीच में आपस में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, जो हमने कोल्ड वॉर में देखा था। उसके बाद हमने देखा कि यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये 1991 दिसंबर में जो है टूट जाता है। 15 कंट्रीज में ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो जैसे ही 15 कंट्री में डिसइंटीग्रेट हुआ, ये पोल तो हम कहेंगे खत्म हो गया। अब दुनिया में एक ही पोल बचा था पावर का, जिसको हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अब यूएसए ने क्या करना शुरू कर दिया? यूएसए ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं अपनी हेजेमनी जो है वो स्टार्ट कर दी। अब यूएसए की पावर को चैलेंज करने के लिए, उसकी हेजेमनी को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में अलग अलग टाइप से जो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आना शुरू हो जाते हैं। तो वही हमने पढ़ना है कि यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए कौन कौन से ऐसे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हैं या अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर हैं जिन्होंने यूएसए के ऊपर कंट्रोल किया, उसके डोमिनेंस को कम करने की कोशिश करी। उसमें से सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे, ईयू, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे यूरोप की कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और जिसकी करेंसी यूरो डॉलर को अच्छी खासी टक्कर दे रही है। आने वाले टाइम में वो डॉलर को सरपास भी कर सकती है। तो फर्स्ट हमने देखना है यूरोपियन यूनियन। सेकंड हम एक साउथ ईस्ट एशिया की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आसियान। उसके अलावा हम कुछ कंट्रीज देखेंगे, जैसे चाइना हो गया, जैसे ब्राजील हो गया। ये सारी की सारी कंट्रीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूएसए के हेजेमनी को पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है, लिमिट करने का काम करती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये सारे के सारे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ इकोनॉमिक पर्पज के लिए बनाए गए हैं, ऑलमोस्ट जो इकोनॉमिक पर्पज के लिए हैं, साथ के साथ वो एक दूसरे के साथ कल्चर को भी एक्सचेंज करते हैं, पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट विद द यूरोपियन यूनियन। सो ईयू की डेवलपमेंट हम देखेंगे कि एक दिन में तो यूरोपियन यूनियन आया नहीं होगा। इसका ओरिजिन कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है यूरोपियन यूनियन की? तो फर्स्ट पॉइंट, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। जैसे हमने देखा कि 1945 में होता क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है। उसके बाद हुआ क्या, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1945 के बाद और ये चलता है 1991 में, अब कंट्रीज ने आपस में मिलना शुरू कर दिया। तो इसमें वही है यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945, इट वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। अमेरिका एक्सटेंडेड फाइनेंशियल हेल्प, ये चीज हमने ध्यान रखनी है, जिसको मार्शल प्लान भी बोला जाता है। अमेरिका ने यूरोप की कंट्रीज को डॉलर देना, पैसा देना शुरू कर दिया और पैसा देके वो उन कंट्रीज को अपने पास बुला लेता था, अपने अंदर मिला लेता था। तो यही हमने देखना है। अमेरिका एक्सटेंडेड मासिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड एज मार्शल प्लान। ये एक टेक्निक थी कि कंट्रीज को पैसा देके अपने अंदर अपनी आइडियोलॉजी में, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में ढाल लिया जाए, ताकि वो यूएसएसआर से बच पाए, यूएसएसआर के पास वो ना जाए। तो मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान और कुछ नहीं है, इसमें जस्ट यूरोपियन कंट्रीज को डॉलर प्रोवाइड किया जाता था, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी जाती थी और बदले में वो यूएसए का हिस्सा बन जाते थे, उसके हेजेमनी को एक्सेप्ट कर लेते थे। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, डॉलर प्लान के माध्यम से यूएसए ने कोशिश करी कि कंट्रीज उसके पास आ जाए। नेक्स्ट, अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ओईईसी, सबसे पहले शुरुआत मार्शल प्लान से होती है। उसके बाद एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि यूरोप की कंट्री आपस में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए काम करेंगे। एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 1948 टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन कंट्री। हमने देखा था कि इधर वाला जो है
ईस्ट वाला था और इधर वाला यूरोप जो है वो वेस्ट वाला यूरोप था। वेस्ट वाले यूरोप की सारी कंट्री जो है ये यूएसए के साथ गई थी। तो इन्होंने मिलके पहले मार्शल प्लान से हेल्प ली 1945 में। सीक्वेंस भी ध्यान रखनी है, मार्शल प्लान जो आया है 1945 में, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग्स में आएगा ये। OEEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन कब स्टेब्लिश हुआ है, तो हम कहेंगे 1948 में। इन कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसमें एक दूसरे की हेल्प देती थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए काम करती थी 1948 में। नेक्स्ट हम चलेंगे द काउंसिल ऑफ यूरोप, उसके बाद बनाई जाती है काउंसिल ऑफ यूरोप, उसी को चेंज करके थोड़ा सा और उसमें फेरबदल करके काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया जाता है। इट इज एस्टेब्लिश इन 1949। मार्शल प्लान हमने देखा 1945, OEEC हमने देखा 1948 और काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई जाती है 1949 एंड इट वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन। The process of economic integration of Europe capitalist country proceeded leading to the formation of the European Economic Community। और उसके बाद इनका कॉपरेशन काफी बढ़ता हुआ जा रहा था, तो इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई और ये 1957 में बनके तैयार होती है। तो सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। मार्शल प्लान 1945, अमेरिका ने हेल्प करने की कोशिश करी, OEEC 1948 में, उसके बाद हम कहेंगे काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में और उसके बाद इन्होंने जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना करी 1957 में। तो धीरे धीरे करके इनका कॉपरेशन आपस में बढ़ता जा रहा है और यूरोपियन यूनियन की तरफ बनने के जो एक एक स्टेप है वो पास होते जा रहे हैं। अभी तक EU का गठन नहीं हुआ है, अभी तक बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका बदला हुआ नाम है, जो काम तो यही कर रही है, पॉलिटिकल कॉपरेशन करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे फाउंडेशन ऑफ EU। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक यूरोपियन यूनियन वाज एस्टेब्लिश इन 1992। हमने देखा सोवियत ब्लॉक का जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हो जाता है दिसंबर 1991 में होता है, इसके जस्ट बाद यूरोपियन यूनियन को एस्टेब्लिश किया जाता है और यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट आप ध्यान रखोगे 1992 में यूरोप की कंट्रीज जो है 12 कंट्री मिलकर यूरोपियन यूनियन की फाउंडेशन रखती हैं। तो डेट आपको ध्यान रखनी है 1992 में यूरोपियन यूनियन को बनाया जाता है। नेक्स्ट, जब भी हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन यहां से आता है व्हाई यूरोपियन यूनियन इज ए वेरी हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन, आपके हिसाब से आपको क्यों लगता है कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत हाईली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसकी शुरुआत पहले हम इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है और फाइनल रास्ता कब क्लियर हो जाता है EU के लिए 1992 में। नेक्स्ट फिर हम लिखना शुरू करेंगे कि यूरोपियन यूनियन जस्ट कहने का नाम नहीं है, इसके पास और भी बहुत सी पावर है, जैसे इट हैज ऑन फ्लैग। यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ्लैग है, इसके फ्लैग की हम बात करें तो इस टाइप से सर्कल में 12 स्टार्स ऐसे मिला के 12 स्टार दे रखे हैं। स्टार्स आप ध्यान रखोगे, 12 स्टार्स इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स को दिखाते हैं। तो हम कहेंगे कि 12 स्टार 12 फाउंडिंग मेंबर्स, 12 फाउंडिंग मेंबर्स को ये दिखाते हैं। इसके अलावा जो ये सर्कल हमें दिख रहा है कि ये सारे के सारे स्टार हैं, एक सर्कल में पिरोए हुए हैं, वो सर्कल इसकी यूनिटी को दिखाता है कि ये सारे के सारे जो है यूनाइटेड हैं। तो फर्स्ट हम कहेंगे कि इट हैज इट्स ऑन फ्लैग, इसका अपना एक फ्लैग है जिसमें 12 कंट्री 12 फाउंडिंग मेंबर्स को 12 स्टार से दिखाया गया है, ईच कंट्री विद 1 स्टार एंड दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन ए सर्कल विच शोज द यूनिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। सर्कल को ब्रेक करना आसान नहीं होता, इसलिए इन्होंने सर्कल में अपने आप को पिरोया हुआ है। तो इनका अपना खुद का फ्लैग है, अपना खुद का एक नेशनल एंथम होता है, जैसे किसी कंट्री का अपना नेशनल एंथम होता है, सेम ऐसे ही यूरोपियन यूनियन का अपना एक एंथम है। इसकी अपनी एक फाउंडिंग डेट है 1992, इसकी अपनी एक करेंसी
करेंसी है जिसको हम कहेंगे यूरो। तो यूरोपियन यूनियन का ये हाईली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनने का स्टेप यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि इसका अपना खुद का फ्लैग है, खुद की फाउंडिंग डेट है, खुद का एंथम है और खुद की अपनी करेंसी है जो इसको हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। नेक्स्ट, यदि हम इकोनॉमी की बात करें कि यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी कैसी है, तो हम बताएंगे यूरोपियन यूनियन वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005. It has a GDP of more than $17 ट्रिलियन इन 2016. ये एनसीईआरटी का फैक्ट है तो आप ध्यान रखोगे 2016 में इसकी करेंसी कितनी है, इसकी इकोनॉमी की वैल्यू कितनी है, तो 17 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर हो जाएगा। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यदि हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो यूएसए को भी पीछे छोड़ रखा है इसने, इतना ज्यादा ये कंट्री ट्रेड करती हैं। इट्स करेंसी यूरो, हम करेंसी की बात कर रहे हैं, इट्स करेंसी यूरो, इट कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। तो हमने क्या कहा कि यूरोपियन यूनियन की खुद की करेंसी है यूरो। यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो इसकी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड ट्रेड इसका अमेरिका से ज्यादा रहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्री हैं, 23 और 24 कंट्रीज आपस में यूनाइटेड हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वर्ल्ड ट्रेड अमेरिका से ज्यादा है, इसकी इकोनॉमी जो है लगातार ग्रो कर रही है और इसकी करेंसी यूरो इतनी पावरफुल है कि आने वाले टाइम में वो अमेरिका के डॉलर को पीछे छोड़ सकती है और उससे आगे निकल सकती है। तो इकोनॉमिक वाइज यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छा चल रहा है, आने वाले टाइम में इकोनॉमी और भी ज्यादा ग्रो करेगी। नेक्स्ट, यदि हम इसकी आर्मी की बात करें, हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो डिफेंस सिस्टम हम देखेंगे कि इनका डिफेंस सिस्टम कैसा है। मिलिटरली द यूरोपियन कंबाइंड आर्म फोर्सेज आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इनकी जो सबकी मिली जुली जो फोर्स है, कंबाइंड इनकी आर्मी है और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। ये जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं ये अपनी अलग अलग आर्मी नहीं रखती हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगी, जिसका मकसद ये होता है कि इनमें से किसी एक भी कंट्री के ऊपर अटैक किया गया तो रिटेलिएट करने के लिए सारी कंट्री उसका जवाब देंगी, बदला लेंगी। यानी कि एक के ऊपर अटैक किया तो सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा और सारी फिर उसको जो है वापस अटैक करेंगी। तो इसकी कंबाइंड आर्म फोर्सेस सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगी पूरी दुनिया में आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द यूएस। ये अपनी आर्मी के ऊपर खर्च कितना करता है वो भी दूसरे नंबर पे आता है यूएस के बाद। 2 यूरोपियन मेंबर स्टेट्स फ्रांस एंड ब्रिटेन आल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल। न्यूक्लियर बॉम्ब की हम बात करें, न्यूक्लियर पावरफुल स्टेट की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स ब्रिटेन और फ्रांस न्यूक्लियर पावरफुल है। हमने देखा कि स्टार्टिंग में 5 ही होते थे, धीरे धीरे करके इंडिया ने भी अपना बनाया, पाकिस्तान ने भी अपना बनाया, तो धीरे धीरे करके ये बढ़ते जा रहे। लेकिन इसमें से हम कहें तो ब्रिटेन और फ्रांस न्यूक्लियर पावरफुल हो जाएंगे, उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड मोस्ट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डिफेंस सिस्टम में तो ये अच्छा है ही है, सेकेंड लार्जेस्ट है, न्यूक्लियर पावरफुल है इसके 2 मेंबर स्टेट। इसके अलावा जो स्पेस के एरिया में हम बात करें या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम बात करें उसमें भी यूरोपियन यूनियन का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। ऑन द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्राउंड, यदि हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ग्राउंड की बात करें तो ब्रिटेन एंड फ्रांस द 2 मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन दे आर द परमानेंट। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, यूरोपियन यूनियन के कौन से 2 मेंबर हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट रखते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑन द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्राउंड ब्रिटेन एंड फ्रांस द 2 मेंबर ऑफ EU दे आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, यहां से आपका क्वेश्चन जो है ये खत्म हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन कभी भी आप अटेम्प्ट करोगे तो इसके ओरिजिन से बताओगे, मार्शल प्लान, OEEC आप इसमें ऐड करोगे, काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसके बाद फाइनल आता है यूरोपियन यूनियन। और जब इसको बताओगे तो आप यहां से स्टार्ट करोगे कि इसका अपना फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, इसकी इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट है, इसकी मिलिट्री, इसका डिफेंस सिस्टम सेकेंड लार्जेस्ट है, ये न्यूक्लियर पावरफुल मेंबर स्टेट है। इसके पॉलिटिकल ग्राउंड पे हम कहें तो इसकी 2 जो है मेंबर कंट्रीज वो UNSC में परमानेंट सीट होल्ड करती हैं। तो ये सारा हो
जाएगा। तो ये फर्स्ट हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ पावर था जिसने यूएनएससी के हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिश करी, लेकिन ये लास्ट नहीं था। इसके साथ साथ भी ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डोमिनेंस को कम करने की कोशिश करी। ये हमने यूरोप में देखा है। अब हम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, लेकिन वो यूरोप में नहीं है, वो साउथ ईस्ट एशिया में है और जिसका नाम है आसियान, ASEAN। आसियान क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ, यहां से स्टार्ट करेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सबसे पहले फुल फॉर्म आनी चाहिए क्योंकि ये आता है व्हाट इज आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको हम आसियान बोलेंगे। 5 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया इन 1967 में। तो हम कहेंगे कि आसियान की फाउंडेशन होती है 1967 में। ये बहुत पहले हो चुका था। EU तो हमने देखा है, EU तो 1992 में है, लेकिन आसियान 1967 में 5 कंट्री ने मिलकर इसकी फाउंडेशन रखी थी। आने वाले टाइम में 5 और इससे जुड़ जाती हैं और अब टोटल कंट्री इसमें आप कहोगे 10 है। तो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1967 बाय द 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। और वो कंट्री कौन सी थी? फर्स्ट इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो अब ध्यान रखोगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस एंड द थाईलैंड, दीज आर द 5 कंट्रीज, 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द आसियान। और ये कौन से डिक्लेरेशन को साइन करके हुआ था? तो आप कहोगे बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके आसियान की फाउंडेशन रखी गई थी। ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे आसियान के लोगों की हम बात करते हैं। टोटल हमने कहा कि इसमें 10 मेंबर कंट्री हैं और 10 मेंबर कंट्रीज को इस टाइप का इनका लोगो है, जिसमें वीट की जो पत्तियों से इसको दिखाया गया है, लीव्स से दिखाया गया है। तो इस टाइप से 5 ऊपर हैं और 5 जो हैं नीचे दिखाए गए हैं और इनको चावल पैडी लीव्स हम जो बोलते हैं उनसे इनको दिखाया गया है। चावल की जो लीव्स होती है उनसे इनको दिखाया गया है। तो ऐसे आप कहोगे, ऐसे 5 ऊपर और 5 नीचे सर्कल में ये यूनिटी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है ऑन द आसियान लोगो द 10 stalks ऑफ पैडी रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। कभी भी इस टाइप से लोगो दे देगा और ये कहेगा कि ये 10 ही क्यों है? तो आप कहोगे क्योंकि 10 इसके जो है फाउंडिंग मेंबर्स थे इस वजह से। एंड दे विल टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी, फ्रेंडशिप में रहेंगे, सॉलिडेरिटी के काम करेंगे। और जो बाहर हमें सर्कल है वो इसकी यूनिटी को दिखाता है। तो ये 10 के 10 इसके मेंबर को दिखाते हैं और सर्कल यूनिटी को दिखाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या था आसियान को बनाने का? आसियान का ऑब्जेक्टिव पूछे या यूरोपियन यूनियन का ऑब्जेक्टिव पूछे, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, साथ के साथ हमें पीस और कॉपरेशन बना के रखना है। तो फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वर प्राइमरीली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका सबसे पहला मकसद क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे, बना के रखेंगे एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। फर्स्ट हम कहेंगे कि इनका मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाए और साथ के साथ यदि शांति बन सकती है आपस में, यदि सोशल प्रोग्रेस हो सकता है, कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर भी ये फोकस करेंगे। लेकिन फर्स्ट इनका जो मकसद है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, पीस, ये सारे के सारे इनके जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इट वाज टू प्रमोट रीजनल पीस। सेकेंडरी इसका ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, अपने एरिया में शांति बनी रही है। जो 10 के 10 कंट्री है सिर्फ आपस में लड़ने में झगड़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करे, बल्कि शांति बना के रखे। तो इस एरिया में कोई अटैक ना करे, आपस में शांति बना के रखे। तो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के ऊपर ये काम करते हैं। एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर एक्ट। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है जो ये कहता है कि हमें किसी के ऊपर अटैक नहीं करना है, हमें पूरी दुनिया में शांति बना के रखनी है। तो यूनाइटेड नेशन का जो हम यूएनओ में पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या है, तो उसी के प्रिंसिपल्स के ऊपर ये सारी की सारी कंट्रीज जो है काम करती हैं और इस एरिया को स्ट्रेस फ्री जोन बनाने के लिए प्रयासरत रहती हैं, ट्राई करती रहती हैं।
जब साउथ एशियन कंट्रीज का सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है तो ये कंट्री अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर देती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अब ये कल्चर को भी आपस में एक्सचेंज करती हैं ताकि इस एरिया में और भी ज़्यादा शांति बनी रहे। तो उसी को हम कहते हैं आसियान वे। व्हाट इज आसियान वे, ये क्वेश्चन आ चुका है और डायरेक्ट यही वाली लाइन आती है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को फॉर्मल होने की बजाय इनफॉर्मल करने की कोशिश करी है, तो आप याद रखोगे आसियान कंट्री हैव अडॉप्टेड द आसियान वे एज ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। अभी भी ये इंटरेक्ट करेंगे लेकिन कैसे, दैट इज इनफॉर्मल, जो इनफॉर्मल हो, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट यानी कि नॉन कन्फ्रंटेशन के आधार पे करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और आपस में कोऑपरेटिव होगा, यानी कि फॉर्मल होने की बजाय अब हम थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से काम करेंगे जिसमें हम नॉन कन्फ्रंटेशन के पॉलिसी को अपनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे और ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएगा। इसको आसियान वे बोला जाता है। 2003 में आसियान ने अपने रास्ते को थोड़ा सा और क्लियर करते हुए इसमें कुछ पिलर्स को ऐड किया और अच्छे से डिफाइन किया और आसियान कम्युनिटीज में ऐड किया जाता है। तो पिलर्स ऑफ आसियान इन 2003 आसियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन आसियान कम्युनिटी जिसमें इसमें 3 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर इज द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, पहला पिलर है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वाला। सेकंड हम कहेंगे आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और थर्ड इसका पिलर हो जाएगा आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ आसियान, इनमें से कोई एक अलग डाल देगा और पूछेगा कौन सा नहीं है। तो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी डिफेंस सेक्टर में काम करेगी सिक्योरिटी के लिए, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करेगी और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी आपस में कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए ये काम करती रहेंगी। तो नेक्स्ट है ASEAN had several agreement in place by which member state promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference and respective for national difference and sovereign rights। तो ASEAN ने क्या किया है, ASEAN ने बहुत से एग्रीमेंट किए हैं जिसमें उसने इस चीज का प्रॉमिस दिया है कि दैट दे विल अपहोल्ड पीस, वो शांति को बना के रखेंगे, न्यूट्रलिटी न्यूट्रल रहेंगे अपने मामले में, कॉपरेशन रखेंगे, नॉन इंटरफेरेंस एक दूसरी कंट्री के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसको अपना काम करने देंगे, एंड रिस्पेक्टिव फॉर नेशनल डिफरेंस एंड सोवरेन राइट, हर कोई अपने एरिया में सोवरेन है तो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हम नहीं करेंगे। तो इस टाइप का आसियान का एजेंडा बहुत क्लियर है इनका और इस एजेंडा के ऊपर ये काम कर रहे हैं और आसियान यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं। आज के टाइम पे यूएसए हो, चाइना हो, इंडिया हो, हर कोई आसियान के साथ एग्रीमेंट करने को तैयार है क्योंकि इन्होंने धूम मचा रखी है पूरी, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत अच्छा कर रखा है। आसियान ने फोकस ऑन क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान ने किया है, आसियान ने एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान ने आपस में FTA साइन किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, FTA, जिसमें जो है कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है कि मान लो ये बॉर्डर है, यहाँ से कोई सामान आया, 100 रुपीज का सामान आया, कस्टम ड्यूटी मान लो कोई कंट्री 50 रुपए लगा देगी, तो जिस कंट्री में ये सामान एंटर करेगा 150 का हो जाएगा और महंगा हो जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जब यहाँ पे पास होएगा तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को 0 कर दिया जाता है। 100 का सामान आप यदि बेचना चाह रहे हो तो यहाँ पे 100 का ही रहेगा, जिससे प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है क्योंकि इसमें होता क्या है कि जितना ज्यादा कस्टम ड्यूटी आप लगाओगे सामान उतना ज्यादा महंगा हो जाएगा और उसके बिकने के चांसेस जो है उतने ही कम हो जाएंगे। तो आसियान कंट्री आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती हैं ताकि वो जो है ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए
इन्वेस्टमेंट कर पाए। आसियान विजन 2020 हैज डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल ऑफ आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। 2020 का विजन को ये दिखाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बड़ी चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और इनकी सोच जो है बड़ी दूर तक जा रही है। दिस बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। और इसमें इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि जहां जहां पे भी थोड़े बहुत यदि कॉन्फ्लिक्ट है तो उन कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट करके जो है खत्म किया जा सके, उनको एक्सेलरेट हो टुवर्ड में वो कन्वर्ट ना हो। तो ये आसियान था। नेक्स्ट, इंडिया की रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें, इंडिया साइन ट्रेड एग्रीमेंट विद 3 आसियान मेंबर मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। आसियान के साथ हमने 3 इसकी मेंबर कंट्री है जिनके साथ हमने एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। आसियान इंडो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट इन 2010। 2010 में हमने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और अब इंडिया की पॉलिसी जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें हम इन सारे साउथ ईस्टर्न कंट्री के साथ अपने रिलेशन जो है बहुत बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जी की एक खास थिंकिंग रहती है कि वो इन कंट्रीज के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाए और मैक्सिमम आउटपुट वहां से वो निकाल पाए। तो ये हो जाएगा। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, तो देखो हमने ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स किया है, जिसमें फर्स्ट हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ा, सेकंड हमने आसियान पढ़ा, आसियान के पिलर्स देखे और ये जाना कि कौन सी वो 10 कंट्री हैं जो आसियान का मेंबर हैं। फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, आसियान का विजन क्या है, एजेंडा क्या है, इंडिया ने क्या उसके साथ काम किया है, इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी। इसके बाद एक और सुपर पावर है या फिर आप कह सकते हो एक उभरती हुई स्ट्रेंथ है जो यूएसए को टक्कर दे सकती है और जिसका नाम है चाइना। आज के टाइम पे हम देखें तो चाइना जिसके साथ ट्रेड करता है सामने वाला नुकसान में होता है और चाइनीज इकोनॉमी जो है वो हमेशा फायदे में रहती है। तो वो चाइना के बारे में, इसमें चाइना के बारे में जानेंगे, उसने कौन से स्टेप्स लिए और उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का वो एक एजेंडा क्या है, कैसे काम करता है। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। China has been growing as an economic power since 1978. 1978 में चाइना ने अपनी मार्केट को खोला था। जैसे हमने एंड ऑफ बाइपोलरिटी में देखा था कि शॉक थेरेपी को वो अपना लेते हैं और शॉक थेरेपी में जो है उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन चाइना ने स्टेप बाय स्टेप काम किया। चाइना ने 1991 का वेट नहीं किया मार्केट को खोलने का। चाइना बहुत पहले ही ये समझ गया कि मार्केट को तो खोलना पड़ेगा। तो चाइना ने 1978 में ही कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लिए, अपनी मार्केट को खोल दिया। सीरीज वाइज उसने काम किया बहुत सोच समझ करके और चाइना जो है शॉक थेरेपी में नहीं जाता। तो 1978 से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएसए एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2040 तक चाइना यूएसए को सरपास कर देगा, पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक इट्स द ड्राइवर ऑफ द ईस्ट एशियन ग्रोथ है और इसको ईस्ट एशियन ग्रोथ का जो है ड्राइवर माना जाता है कि चाइना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, चाइना 1949 में स्टेब्लिश हुआ है माओ की लीडरशिप में। इस इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। तो स्टार्टिंग की हम बात करें, इसकी इकोनॉमी जो है सोवियत मॉडल के ऊपर बेस्ड थी और सोवियत मॉडल हम कहेंगे क्या है, सोवियत मॉडल था सोशलिस्ट जिसमें सब कुछ स्टेट कंट्रोल होगा। तो जैसा हम रशिया के मॉडल को देख पा रहे हैं वैसा ही चाइना का मॉडल था। तो कह रहे कि जब चाइना बना था 1949 में माओ के द्वारा बनाया गया था, उस टाइम पे इसकी इकोनॉमी का जो मॉडल था वो सोवियत मॉडल था, यूएसएसआर वाला मॉडल था। दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज to establish the foundation of an industrial economy on a scale that did not exist before। उसके बाद चाइना ने अपने आप को काम किया और चाइना ने अपने आप को चेंज किया। एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में चाइना ने वाइड स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। उसी मॉडल का यूज करते हुए इसने इंडस्ट्री को घर घर में स्टेब्लिश कर दिया और चाइना जो है वो मैप पे निखर के आता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। आइसोलेशन, पहले इंडिया भी जैसे आइसोलेशन में था 1991 से पहले किसी के साथ ट्रेड नहीं करता था। चाइना को ये बात बहुत पहले समझ में आई, हमें बहुत बाद में समझ में आई।
चाइना ने अपना पॉलिटिकल आइसोलेशन खत्म कर दिया और उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया 1972 में। ये बहुत पहले इसने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपना लिया। हम 1991 में इसके भी 18 साल बाद ये समझ पाए कि हमें भी अपनी मार्केट को खोलना चाहिए, लेकिन चाइना बहुत स्मार्ट था, उसने 1972 में ही अपनी मार्केट को खोल दिया, यूएसए के साथ रिलेशंस बनाता है। प्रीमियर जो एनलाई प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन। जो एनलाई वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 4 स्टेप लिए, मॉडर्नाइजेशन किया, एग्रीकल्चर का किया पहले, देन उन्होंने इंडस्ट्री में मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने चेंजेस किए, देन उन्होंने मिलिट्री में किया इन 1973। ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, जिसकी वजह से ये शॉक थेरेपी में नहीं जाते हैं और बहुत सोच समझ करके, बहुत फूक करके कदम रखते हैं। तो प्रीमियर जो एनलाई प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री इन 1973। चारों को 1 बाय 1 करके मॉडर्नाइज कर देते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं 1973 में। बाय 1978 द देन लीडर डेंग जियोपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ओपन डोर पॉलिसी जो है इसको किसने अनाउंस किया था, कौन सी ऐसी कंट्री है, तो आप कहोगे कि ये जो है ये चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया है। कब? 1978 में, 1978 में। और उस टाइम पे लीडर चाइना के कौन थे, तो हम कहेंगे डेंग जियोपिंग वहां पे चाइना के लीडर थे। तो बाय 1978 द देन लीडर डेंग जियोपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। इन्होंने बहुत से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया, बाहर कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू किया, एमएनसीज को इनवाइट किया कि आप आओ चाइना के साथ ट्रेड करो। तो ओपन डोर पॉलिसी के माध्यम से जो एनलाई चाइना को जो है नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982, इट वाज फॉलोड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998। देखो ये स्टेप बाय स्टेप है, एग्रीकल्चर का करें 1982 में प्राइवेटाइजेशन, और यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो 1998 में आता है। तो द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पहले किया जाता है 1982 में, फिर इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया जाता है। ट्रेड बैरियर्स, जो बैरियर्स थे, पहले ये किसी के साथ ट्रेड नहीं करता था, बाहर की एमएनसी नहीं आ सकती थी, अब उन ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और ये रिमूव पूरे चाइना से नहीं किया गया था, सिर्फ कुछ एरिया थे जिनको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चाइना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। पहले एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है, ओपन डोर पॉलिसी लेके आ रहा है, फिर इंडस्ट्री का होएगा, फिर साइंस एंड टेक का होएगा, तो फिर स्पेस सेक्टर का होएगा। धीरे धीरे करके चाइना जो है हर एक फील्ड में जा रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ के, सबको एक साथ नहीं किया। बाकी कंट्रीज के साथ दिक्कत क्या आती है, 1991 के बाद वो हर एक चीज को प्राइवेटाइज कर देती है, सबको बेच देती है, जबकि चाइना ने एक एक करके एक एक स्टेप रखा जिसे उसको सोचने का टाइम मिल गया, वो शॉक थेरेपी में नहीं जाता है। तो इकोनॉमिक जब इनको बैरियर्स भी हटाने थे, ट्रेड बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शन हटानी थी, तो सबसे पहले इन्होंने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एरिया होते हैं जहां पे हर टाइप की फैसिलिटी होती है एमएनसी लगाने के लिए। जैसे हम ये कहें कि मान लो किसी को इंडिया में कोई एमएनसी को इनवाइट करना है, तो हम उसको, जैसे नोएडा है, नोएडा हब है जहां पे बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी के अपने ऑफिस हैं, तो ऐसे कुछ बॉम्बे जैसे हो जाएगा, अहमदाबाद जैसे हो जाएगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में पहले चाइना ने जो है रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया, वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइज, यानी कि पूरी लाइन क्या है, ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइज। यहां से इन्होंने बैरियर्स एकदम हटा दिए और फॉरेन एंटरप्राइज को इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप चाइना में आओ, SEZ में अपनी कंपनी लगाओ, आपको बहुत फायदा होगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू ए रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया था उसकी वजह से फायदा क्या होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यदि गांव में जो खेती करने वाले हैं उनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा, तो इससे फायदा ये होगा कि गांव की इनकम बढ़ जाएगी, रूरल इनकम बढ़ जाती है,
द न्यू ट्रेडिंग लॉ एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेड टू ए फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड। SEZ में रिस्ट्रिक्शन हटाने से एक तो गांव के लोगों की इनकम बढ़ गई, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने से, इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बढ़ाने से MNC वहां पे आई। MNC यदि आई तो बाहर के फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड में बहुत इंक्रीमेंट होता है एंड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, और चाइना बेस्ट लोकेशन बन जाता है। बाहर की कंपनी यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं और भारी मात्रा में चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, इतना किसी दुनिया में नहीं आ रहा था। तो हम देख रहे हैं चाइना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefit of reforms. चाइना की इकोनॉमी तो आगे बढ़ रही थी लेकिन हर किसी को इक्वल फायदा नहीं हो रहा था। जैसे हमने देखा था कि इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस को हटाने से क्या सबको इक्वल फायदा हुआ? नहीं, हमने देखा था कि जो रिच बिजनेसमैन हैं, अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप जैसे जो लोग हैं, वो तो इंडिया में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं, तो वो और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जबकि हमारे जैसे जो मिडिल मैन हैं उनकी जॉब चली जाएगी यदि कोई MNC आ जाएगी। तो यही कह रहा है कि जब चाइना ऐसा कर रहा तो हर किसी को इक्वल फायदा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत नुकसान होता है, यही बताया है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि इवन आफ्टर द मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस बाय द चाइना। अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी चाइना ने कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है? तो फर्स्ट उसमें से हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। MNC आने से लोगों की जॉब चली जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। वर्किंग कंडीशन एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज बैड। वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेबर से जब काम नहीं मिलेगा तो कोई आपसे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी काम कराएगा, तो वर्किंग कंडीशन जो है वो खराब थी और फीमेल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. लेकिन इकोनॉमिक यानी कि पॉवर्टी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्लोबली यदि हम बात करें तो चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इसका फायदा जो है वो सबको नहीं मिलता है। इंडिया चाइना रिलेशन की बात करते हैं। इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा रहा है? चाइना हमारा पड़ोसी भी है और जब हम अपने फॉरेन पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ये दोबारा से आएगा कि इंडिया और चाइना के बीच में किन किन बातों को लेकर डिस्प्यूट रहता है, कहां कहां पे पीस बनी रहती है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि इंडिया और चाइना में पीस है या फिर इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो आपस में कैसे हैं। First, historically there was limited political and cultural interaction between India and China. पुराने टाइम में ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना के बीच में आपस में बातचीत नहीं थी, दोनों के बीच में हमें आपस में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन दिखाई देता है। हिस्टोरिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत स्टेट वर इन्वॉल्व इन difference arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and final settlement of Sino-Indian border। आजादी के बाद दोनों में डिफरेंस स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। हमने हिंदी चीनी भाई भाई वाला स्लोगन तो दिया था ताकि हम अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते कायम कर पाए, हमारा आपस में झगड़ा ना हो। लेकिन चाइना जब तिब्बत को एक्वायर कर लेता है, तिब्बत पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता था, चाइना ने फिर इसको अपने अंदर मिला लिया, भारत ने इसका बहुत विरोध किया, तो कई बार तिब्बत इंडिपेंडेंट रहा है। आज के टाइम पे ये चाइना का हिस्सा है। मैप में यदि हम तिब्बत देखेंगे तो वो चाइना में हमें दिखाई देगा। तिब्बत के लोग बुद्धिस्ट होते हैं और उनको जब वहां के चाइना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था तो इंडिया जो है इंटरफेयर करता है। बुद्धिस्ट के जो धर्म गुरु होते हैं दलाई लामा, वो इंडिया आ जाते हैं और इंडिया के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं। इंडिया उनको रहने की जगह देता है और आज के टाइम पे भी दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स इंडिया के हिमाचल प्रदेश में रह के चाइना को रिटेलिएट करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो धीरे धीरे डिफरेंस स्टार्ट हो जाते हैं। 1950 में तिब्बत को टेक ओवर करने के बाद ये दिक्कत बढ़ जाती है और बाद में हम देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होता है 1962 में। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 in which India-China relation
The conflict of 1962, in which India suffered military reverse, had long-term implication for India-China relation. 1962 में दोनों का युद्ध हो जाता है और दोनों तरफ से नुकसान होता है. Diplomatic relations between the two countries were downgraded until 1976. 1962 में जब ये अटैक करता है फिर दोनों की बोलचाल बंद हो जाती है और